नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम बैंकों के प्रकार, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, देश के आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए बाजार में पूंजी का प्रवाह तथा तरलता का नियंत्रित होना अति अनिवार्य होता है और बैंक बाजार में पूंजी के प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी को एकत्रित करके जहां पर पूंजी की आवश्यकता होती है या जहां पर पूंजी का अभाव होता है वहां तक पूंजी के प्रवाह को अनवरत बनाए रखते हैं। अर्थात बैंक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए सबसे शुरू में हम वित्तीय मध्यस्थ को समझते हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में समझते हैं। तो देखिए, वित्तीय मध्यस्थ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो दो दलों के बीच में वित्तीय लेन देन को आसान बनाती हैं, या फिर हम ये कहें कि ये संस्थाएं दो दलों जैसे एक निवेश करने वाला हो जाएगा और दूसरा निवेश को ग्रहण करने वाला हो जाएगा। अर्थात निवेशकर्ता एवं उद्यमी के बीच में, फिर हाउस होल्ड एवं बिजनेस फर्म के बीच में, या ऋण देने वाले एवं ऋण लेने वाले के बीच में वित्तीय लेन देन की मध्यस्थता करती है। उन संस्थाओं को ही क्या कहा जाता है? वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि वित्तीय मध्यस्थ ऐसी संस्थाएं हैं जो दो दलों जैसे निवेशकर्ता एवं उद्यमी, राइट, हाउस होल्ड एवं बिजनेस फर्म तथा ऋण देने वाला एवं ऋण लेने वाले के बीच में वित्तीय लेन देन की मध्यस्थता करती हैं। उन संस्थाओं को ही क्या कहा जाता है? वित्तीय मध्यस्थ या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है। ये जो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र के, राइट। तो असंगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएंगे? संगठित क्षेत्र के क्या हो जाएंगे? वित्तीय मध्यस्थ हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे वित्तीय मध्यस्थ जो किसी विशेष नियम सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते हैं उनको ही असंगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है। जैसे गांव के साहूकार हो जाएंगे, महाजन हो जाएंगे, जो कि ऊंची ऊंची दरों पर ऋण को उपलब्ध कराते हैं। दूसरे हो जाएंगे संगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ जिनमें बैंकिंग हो जाएंगी या एनबीएफसीज आ जाएंगी, राइट। तो जो संगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं, राइट। तो संगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। दरअसल अगले लेक्चर में हम एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए यहीं पर आप थोड़ा सा संक्षेप में समझना। तो जो असंगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ होते हैं उनमें साहूकार, महाजन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो वहीं संगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थों में बैंकिंग और एनबीएफसी सम्मिलित होती हैं। तो जो संगठित क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थ होते हैं वो बैंकिंग हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी? एनबीएफसी हो जाएंगी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। तो बैंक में और एनबीएफसी में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि बैंक से ऐसे वित्तीय मध्यस्थ होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है, राइट। तो ऐसी संस्थाएं जिनका पंजीयन या रजिस्ट्रेशन, राइट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत होता है, उन वित्तीय संस्थाओं को क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसी संस्थाएं, राइट, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिनका पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम, राइट, कंपनी अधिनियम 1956 और जो कि 2013 में क्या हुआ है? संशोधित हुआ है, इसके तहत होता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है? एनबीएफसी कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही जो बैंक्स होती हैं वो कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। इसकी तुलना में जो एनबीएफसी होती हैं वो
सामान्य परंतु विशेष जो वित्तीय सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के रूप में जो बैंक्स होती हैं वो सेविंग्स को डिपॉजिट करती हैं, ऋण देती हैं, एटीएम कार्ड जारी करती हैं, डेबिट कार्ड जारी करती हैं, चेक बुक जारी करती हैं। परंतु जो एनबीएफसीज होती हैं, राइट, ये अलग अलग क्षेत्र में, जैसे हो सकता है आपको हाउसिंग लोन उपलब्ध करा दें, गोल्ड लोन उपलब्ध करा दें, तो ये इन दोनों में क्या होता है, मेजर अंतर होता है, राइट। तो ऐसे वित्तीय मध्यस्थ जिनका पंजीयन बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है उनको बैंक्स कहा जाता है। ऐसे वित्तीय मध्यस्थ जिनका पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 या संशोधित 2013 के द्वारा होता है उनको ही क्या कहा जाता है, एनबीएफसी कहा जाता है, राइट। अब जो बैंक्स होती हैं फिर इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स हो जाएगा और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएगा। तो वहीं जो एनबीएफसीज होती हैं इनको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। ऐसे वित्तीय संस्थान जो कि ऑल इंडिया लेवल पर कार्य करते हैं उनको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा प्राइमरी डीलर्स हो जाएगा जो कि आरबीआई से प्रतिभूतियों की खरीदी करते हैं और उसको द्वितीयक बाजार में बेच देते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा एनबीएफसीज, राइट। एनबीएफसीज, अब देखिए एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनका रजिस्ट्रेशन तो कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा होता है परंतु इनका जो नियंत्रण होता है वो कई संस्थाओं के द्वारा होता है। जैसे कई एनबीएफसीज का जो नियंत्रण है वो आरबीआई के द्वारा होता है, तो वहीं कुछ एनबीएफसी का जो नियंत्रण है वो सेबी, राइट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा और कई अदर संस्थाओं के द्वारा इन एनबीएफसीज का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। वहीं बैंकों का जो रेगुलेशन होता है वो बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा पूर्ण तरीके से किसके द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा होता है। तो ये भी इन दोनों का एक बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। चलिए अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। अब अंग्रेजी में इनको केवल क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक कहते हैं, राइट। तो अंग्रेजी में कमर्शियल बैंक, वहीं हिंदी में इनके तीन नाम प्रचलित हैं। तो कमर्शियल बैंक या हिंदी में जिनको वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक कहा जाता है। चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक वे वित्तीय मध्यस्थ होती हैं जिनका पंजीयन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा होता है और ये पूर्ण तरीके से आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करती हैं। उनको ही क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है और ये विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। जो कमर्शियल बैंक होती हैं ये भी फिर कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, पब्लिक कमर्शियल बैंक, राइट। तो पब्लिक कमर्शियल बैंक या जिसको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो ऐसे कमर्शियल बैंक्स जिनमें सरकार की धारिता, अंशधारिता 51% से क्या होती है, अधिक होती है, राइट। तो ऐसे बैंक जिनमें सरकार का स्वामित्व 51% से अधिक होता है या फिर जिनमें सरकार की जो धारिता है वो 51% से अधिक होती है तो उनको ही क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा प्राइवेट कमर्शियल बैंक। ऐसे सार्वजनिक बैंक जिनमें सरकार की जो हिस्सेदारी होती है, राइट, सरकार की धारिता 51% से क्या होती है, कम होती है या सरकार का स्वामित्व 51% से कम होता है, उनको ही क्या कहा जाता है, निजी वाणिज्यिक बैंक या प्राइवेट कमर्शियल बैंक कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा फॉरेन कमर्शियल बैंक्स या विदेशी वाणिज्यिक बैंक। ऐसी बैंकें जिनकी स्थापना विदेशों में हुई है, जिनका हेडक्वार्टर विदेशों में है परंतु जिनकी शाखाएं भारत में भी फैली हुई हैं, उनको क्या कहा जाता है, विदेशी वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो ऐसी बैंकें जो विदेशों में ही स्थापित हैं और वहीं पर इनका मुख्यालय है, भारत में इनकी शाखाएं होती हैं, उनको फॉरेन कमर्शियल बैंक्स कहते हैं।
अगला हो जाएगा डिफरेंशियल कमर्शियल बैंक या अन्य वाणिज्यिक बैंक, जो कि अन्य प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, आरआरबीज हो जाएगा, राइट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इनके नाम से ही स्पष्ट होता है ये क्षेत्रीय और कैसी है, ग्रामीण बैंक है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक जो है स्थापित होती हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह को जो है उपलब्ध कराती हैं, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग जो सेवा है वो उपलब्ध कराती हैं, राइट। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आरआरबीज होती हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हो जाएगा लोकल एरिया, क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। तो हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है या जहां के लोग वित्तीय संस्थानों से जुड़े हुए नहीं है, वहां पर लोकल एरिया बैंक जो है स्थापित किए जाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, लघु वित्त बैंक हो जाएगा, जो कि छोटे उद्यमों के लिए वित्त संबंधी आपूर्ति कराते हैं। और फिर हो जाएंगी पेमेंट्स बैंक हो जाएंगी, जो कि पेमेंट्स संबंधी कई जो है पेमेंट संबंधी कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंशियल कमर्शियल बैंक हो जाएंगे। चलिए दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएगा या सहकारी बैंक हो जाएगा। दरअसल हम आने वाली स्लाइड में सहकारी बैंक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो सहकारी बैंक को हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर तीसरा हो जाएगा एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है तथा इनका नियंत्रण आरबीआई, सेबी तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा होता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें एक्सिम बैंक हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक हो जाएगा और सिडबी हो जाएगा। क्लियर। फिर प्राइमरी डीलर्स हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो एनबीएफसी पर ही रहेगा। तो एनबीएफसी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इन सब के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। क्लियर। दूसरा हो जाएगा प्राइमरी डीलर्स हो जाएंगे। तो प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डीलर्स ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि आरबीआई से प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदती हैं और उसको द्वितीयक बाजार में बेच देती हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो आरबीआई से प्रतिभूतियों को खरीदती हैं प्राथमिक बाजार में और उसको द्वितीयक बाजार में बेच देती हैं, उनको ही प्राइमरी डीलर्स कहा जाता है। दरअसल प्राइमरी डीलर्स में अधिकांश जो संस्थाएं हैं वो क्या है, बैंक हैं, राइट। और कुछ जो संस्थाएं हैं वो क्या है, एनबीएफसीज है, राइट। तो प्राइमरी डीलर्स में कुछ संस्थाएं बैंक के रूप में कार्य कर रही हैं और कुछ एनबीएफसीज के रूप में कार्य कर रही हैं। वहीं कई एनबीएफसीज ऐसी हैं जो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो कई सेबी के द्वारा और कई अदर संस्थाओं के द्वारा जो है रेगुलेट होती हैं, जिनको हम अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से एनबीएफसी के महत्व को क्या होती हैं इन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर व्यापारिक जो बैंक है, ये जो कमर्शियल बैंक है, ये इसको हम जो है समझना शुरू कर देते। तो प्री के हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता जाऊंगा और प्री में किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी बताता चलूंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर व्यापारिक बैंकों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए व्यापारिक बैंकों को अगर डिफाइन करना हो तो हम सीधा कह सकते हैं कि देखिए ऐसे वित्तीय मध्यस्थ जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन नियंत्रित होते हैं आरबीआई के द्वारा तथा पंजीकृत होते हैं। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पंजीकृत होते हैं, आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो जमाओं को स्वीकार करते हैं तथा कई प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करते हैं। अब बैंकिंग जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है उसको जरा संक्षेप में समझ लेना। इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताया था। देखिए किसी भी बैंक के पास में पैसा नहीं होता है। दरअसल प्रत्येक जो वाणिज्यिक बैंक होती है
प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक जो हाउस होल्ड होते हैं या नागरिक होते हैं उनकी जो भी बचत होती है, राइट, तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक प्रत्येक नागरिकों की सेविंग्स को स्वीकार करती है, राइट, और उसी डिपॉजिट्स को, राइट, उन सेविंग्स को क्या कहा जाता है, डिपॉजिट कहा जाता है। तो उन्हीं डिपॉजिट को फिर जो वित्तीय संस्थान होते हैं, सॉरी उद्योग होते हैं, उनको क्या कर देती है, उपलब्ध करा देती है। तो यहाँ पर बैंक आम नागरिकों की सेविंग्स को या जमाओं को स्वीकार करती है, राइट, और इसके लिए जो है बैंक उन नागरिकों को 4% का या फिर 4.5% का क्या देती है, ब्याज उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ बैंक औद्योगिक क्षेत्र में जो ऋण उपलब्ध कराती है उसके लिए जो है औद्योगिक क्षेत्र से 8% से लेकर 11% के बीच में क्या करती है, जो है ऋण लेती है। और इसी 8 और 11%, राइट, अगर हम देखें तो 11% और 4% का जो अंतर आएगा 6%, इसी से बैंकों की आय होती है, इसी के माध्यम से बैंकें अपना संचालन करती हैं, राइट। और बैंकें जितनी ज़्यादा क्या करेंगी, बैंकें जितनी ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराएंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, साख का सृजन होगा। तो यही बैंकों की कार्यप्रणाली है, या इसी को ही क्या कहते हैं, साख का सृजन कहते हैं। कुल मिलाकर बैंकें जो आम नागरिक होते हैं उनकी जमाओं को या उनकी सेविंग्स को डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, राइट, और उसे फाइनेंशियल मार्केट में बड़े बड़े उद्योगों को या रिटेल लोन्स जो है उपलब्ध कराकर जो है साख सृजन का कार्य करती हैं। अब जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, राइट, वो भी फिर कई प्रकार की होती हैं जिनको हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। दूसरी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सहकारी बैंक हो जाएंगे या कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएंगी। देखिए, तो सहकारी जो बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक भी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि बैंकों की भांति कार्य करती हैं, परंतु बैंकों की तुलना में इनकी संरचना एवं कार्यप्रणाली में थोड़ा सा अंतर होता है। तो सहकारी बैंक भी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि कई आधारभूत कार्यों को संपन्न करते हैं। अब ये बैंकों से किस प्रकार अलग होती है, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। देखिए, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, कमर्शियल बैंक होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है। वहीं जो सहकारी बैंकें होती हैं, राइट, जो सहकारी बैंकें होती हैं उनकी स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा सहकारी समिति अधिनियमों के द्वारा होता है। अर्थात पूरे देश में जो भी राज्य, राइट, प्रत्येक राज्य ने अपने अपने सहकारी समिति अधिनियम बनाए हैं और उन्हीं अधिनियमों के तहत सहकारी जो बैंक है उनकी स्थापना होती है। क्लियर। तो इन सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा सहकारी समिति अधिनियमों के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ शुरुआत से ही इन पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं हुआ था, परंतु 1964 में इस डेट को याद रख सकते हैं, 1964 के पश्चात सहकारी बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधान क्या होते हैं, लागू होते हैं। अर्थात सहकारी बैंकों पर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सबसे पहली चीज, कुछ धाराएं ही लागू होती हैं और ये धाराएं 1964 के पश्चात ही इन संस्थाओं पर लागू हो रही हैं, जिनकी स्थापना अलग अलग राज्यों के द्वारा जो बनाए गए सहकारी समिति अधिनियम होते हैं उनके द्वारा होती है, राइट। इनका जो नियंत्रण होता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ नाबार्ड के द्वारा भी इनका क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो इनका आंशिक नियंत्रण होता है आरबीआई के द्वारा और वहीं नाबार्ड के द्वारा तथा जो अलग अलग स्टेट है उनके द्वारा भी इन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। जो सहकारी बैंक है वो कई स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर पूरे राज्य का एक राज्य सहकारी बैंक होता है और जो राज्य सहकारी बैंक होता है वो राज्य में सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था होती है। तो राज्य स्तर पर एक राज्य सहकारी बैंक होता है जो कि राज्य में सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था होती है। फिर जिला स्तर पर केंद्रीय
राइट, या जिला सहकारी जो बैंक है कार्य करते हैं। यहां पर अगर आप समझें तो यहां पर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएंगे जो कि शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि राज्य में एक होती है। मैं इसको बता रहा था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो दरअसल जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहां से प्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देश में किस स्तर पर कार्य करती है, ऑप्शन ए में आएगा केंद्र स्तर पर, ऑप्शन बी में राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी में जिला स्तर पर। तो सेंट्रल नाम से आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर, सेंट्रल कमर्शियल बैंक है परंतु यह जिला स्तर पर क्या करती है, कार्य करती है। राइट, तो तीसरी कौन सी हो जाएगी, जिला स्तर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक कार्य करता है। और चौथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक जो ऋण समितियां होती हैं ये कार्य करती हैं। क्लियर। अगला जो सहकारी बैंक है ये केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं। अर्थात अगर कोई सहकारी बैंक जो है किसी जिले में है तो वह उस जिले के अंदर ही उसका पूरा का पूरा क्या होता है, कार्यभार होता है, वह किसी दूसरे जिले में कार्य नहीं करती है। या फिर अगर किसी एक राज्य की राज्य सहकारी बैंक है तो उसी राज्य में जो है उसका कार्यभार होगा। फिर बैंकों के हम यहाँ पर अन्य प्रकारों को और समझेंगे। राइट, तो हमने देखा कि जो वित्तीय मध्यस्थ होती हैं उनमें एक क्या हो जाएंगी, बैंक्स हो जाएंगी, और दूसरी क्या हो जाएंगी, एनबीएफसीज हो जाएंगी। अब जो बैंक्स हैं उनको हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। क्लियर, तो हमने पहली बार देखा था बैंक को हम किस में, कमर्शियल बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में अंतर समझ चुके हैं। अब हम बैंकों के जो अगले प्रकार हैं शेड्यूल्ड बैंक्स और क्या हो जाएंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में अंतर समझते हैं और इनको भी समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स को। अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। देखिए, वे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 5 लाख या उससे क्या थी, अधिक थी। अब आप कहेंगे सर 5 लाख तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं जो 1935 की, राइट, यह स्वतंत्रता के समय की, और ये प्रोविजंस जो है उस समय पे बनाए गए थे। तो आप केवल और केवल फैक्ट्स को याद रखें। राइट, वे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 5 लाख या उससे ज्यादा थी उन बैंकों को ही क्या कहा जाता है, अनुसूचित बैंक कहा जाता है। राइट, इनकी विशेषताएं आप याद रखें। राइट, तो अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग, राइट, सीआरआर के रूप में किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। साथ ही साथ इन बैंकों को प्रत्येक 7 दिन में अपना लेखा जोखा जो है आरबीआई को सौंपना होता है। राइट, तो 3 फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। वे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 5 लाख या उससे अधिक है उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। राइट, ये इनको अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास में रखना होता है और प्रति 7 दिन में अपना लेखा जोखा या रिकॉर्ड्स आरबीआई को प्रस्तुत करना होता है। वहीं जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, जिसको हम अभी पढ़ा था। तो सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसमें सरकार का स्वामित्व 51% से अधिक या धारिता 51% से अधिक होती है। दूसरी क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीयकरण बैंक हो जाएंगे। दरअसल हमारे देश में कुछ बैंक निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए उनको नेशनलाइज्ड किया गया। राइट, तो राष्ट्रीयकृत बैंक और क्या हो जाएगा, एसबीआई। फिर निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हो जाएंगे जिसमें सरकार का स्वामित्व 51% से कम होता है। और चौथे क्या हो जाएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएंगे। अब अगले हो जाएंगे गैर अनुसूचित बैंक। तो देखिए, ऐसे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 5 लाख या उससे कम होती है उनको ही क्या कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। और इन बैंकों को आरबीआई के पास अपनी कुल जमा पूंजी का सीआरआर आईवाई के सामने जो है आरबीआई में नहीं रखना होता है, अर्थात इनके लिए सीआरआर की बाध्यता नहीं होती है।
साथ ही साथ ये अनुसूचित बैंकों के समान ही प्रत्येक 7 दिन में या प्रत्येक सप्ताह में अपना लेखा जोखा आरबीआई को नहीं सौंपती है, परंतु इन्हें भी जो है प्रत्येक माह, राइट, कब हो जाएगा, प्रत्येक माह अपना लेखा जोखा देना होता है। तो अनुसूचित बैंकों को प्रत्येक 7 दिन में और गैर अनुसूचित बैंकों को प्रत्येक महीने में या 1 माह में अपना लेखा जोखा आरबीआई के सामने देना होता है। और आरबीआई का इन पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं होता है। अब अगला हम यहां पर समझते हैं, रीजनल रूरल बैंक हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको कहा जाता है, राइट। तो क्षेत्रीय ग्रामीण क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या होती हैं। मैंने बताया है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं दरअसल वो वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं और जहां पर पूंजी अधिक होती है वहां से उसको जुटाकर निम्न पूंजी वाले क्षेत्रों में उसका प्रभाव बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए बैंकें बचतकर्ताओं से उनकी सेविंग्स को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं और उस सेविंग को क्या करती हैं, फिर बड़े बड़े उद्योगों को या रिटेल में क्या करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं और इससे ही उनको क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। दरअसल जो सार्वजनिक बैंक हैं वो तो फिर भी पब्लिक हित में या सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं, परंतु जो निजी बैंक होते हैं उनका हित तो केवल और केवल क्या रहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसीलिए बैंकें क्या करती हैं, उन लोगों को या उन क्षेत्रों में ऋण बांटती हैं जहां पर उनको महंगी ब्याज दरें मिलती हैं। उदाहरण के लिए आप यहां पर समझिए भाई, यहां पर अगर किसी उद्योग को अगर उन्होंने 8% पर लोन दिया तो बैंकों को आमदनी क्या होगी, कम होगी। किसी को अगर 11% पर ऋण दे दिया तो बैंकों को क्या होगी, आमदनी अधिक होगी। और अगर कोई निजी बैंक है उसने किसी व्यक्ति को 15% पर क्या दे दिया, ऋण दे दिया, तो समझिए उससे बैंकों का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। यही एक कारण है कि जो महंगी ब्याज दरें हैं, दरअसल बड़े बड़े उद्योग धंधे या शहरी क्षेत्र में तो लोग महंगी ब्याज दरों पर सामान भी खरीद लेते हैं, कूलर हो, टीवी हो गया, 4 व्हीलर हो, राइट, और उद्योग भी महंगी ब्याज दरों पर क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आप सोचिए, क्या एक व्यक्ति 11% का लोन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसीलिए जो निजी बैंकें हैं वो अपनी ब्रांचेस को शहरी क्षेत्रों में क्या करती हैं, एक्सपांड करती हैं और इसी की वजह से हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली का विकास तो हुआ परंतु वो शहरी क्षेत्रों की ओर उन्मुख रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना एक तो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई, राइट, और दूसरी चीज कई सुविधाएं भी अभी तक क्या है, नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के दायरे में एटीएम तक उपस्थित नहीं होता है, राइट, डिपॉजिट करने की मशीन है, एटीएम है, या फिर जो ब्रांचेस होती हैं वो भी गांव से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग जो प्रणाली है उसका विकास नहीं हो पाया है। बैंक शाखाएं हैं उनकी संख्या में भी कमी है, बैंक की सुविधाएं भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। इस वजह से ग्रामीण विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए एक तो बैंकें उपलब्ध ही नहीं है, दूसरी चीज इन क्षेत्रों को बैंकिंग सेक्टर से भी नहीं जोड़ा गया था। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई, राइट। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इसीलिए की गई ताकि ये ग्रामीण क्षेत्रों पर, राइट, ग्रामीण क्षेत्रों पर इनकी स्थापना हो सके और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा सके। देश में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना सरैया कमेटी की सिफारिशों पर की गई थी और आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी, 5 स्थानों पर की गई थी। ये 3 फैक्ट आप याद रखें। तो क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं जोड़ने के लिए, ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सरैया कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कितनी जगहों पर? 5 जगहों पर। कौन कौन से हैं? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, भिवानी हरियाणा में, जयपुर
राजस्थान में, और मालदा कहां पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। फिर जो आरआरबीज होती हैं, आरआरबीज पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, नाबार्ड का होता है। और नाबार्ड ही जो है ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है, राइट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नेशनल बैंक फॉर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एंड क्या हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चरल मतलब कृषि क्षेत्र, रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड सर्वोच्च संस्था होती है, और नाबार्ड के माध्यम से ही जो है नाबार्ड के माध्यम से ही इन बैंकों का क्या होता है, नियंत्रण होता है, राइट। तो यहां पर आरआरबी है, राइट। तो आरआरबी पर नाबार्ड बैंक का कंट्रोल होता है। और शुरुआत में जो आरआरबीज की संख्या थी वो टोटल कितनी थी, 169 आरआरबीज की संख्या थी। जैसे ही हमारे देश में आरआरबीज की जो है आरआरबीज स्थापित किए गए, तो उम्मीद थी कि ग्रामीण क्षेत्र जो अपना वित्तीय लेन देन है वो इन बैंकों के माध्यम से करेंगे। परंतु कई बार कई क्षेत्रों में इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरबीज की स्थापना तो हुई, परंतु कई जगह पर तो उतनी ज्यादा मात्रा में ग्राहक आरआरबी से नहीं जुड़ पाए। उल्टा ये हुआ कि बैंक के संचालन के लिए, राइट, बैंक के संचालन के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, और उस बैंक से केवल और केवल 5 से 10 लोगों ने ही क्या किया, वित्तीय लेन देन किया। इस वजह से उनकी एक तरीके से उनको संचालित करने में ही सरकार को काफी ज्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ रहा था। इसीलिए जो आरआरबीज थे उनको धीरे धीरे उनके आसपास की जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें समाहित करना शुरू कर दिया गया, और कई जो आरआरबीज हैं उनको नियर बाई जो एसबीआई की शाखा है उनमें उनका जो है विलय करना प्रारंभ कर दिया। तो प्रारंभ में आरआरबी की जो संख्या थी वो कितनी थी, 196 थी, और वर्तमान समय में कितनी रह गई है, 56 रह गई है। और सरकार आगे भी इन 56 आरआरबीज को अन्य बैंकों के साथ में मर्ज कर सकती है। साथ ही साथ दो फैक्टर आप याद रखेंगे, सिक्किम तथा गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आरआरबीज जो है ही नहीं है, जहां पर इनकी स्थापना नहीं हुई। अगले हो जाएंगे यहां पर सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक, या क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएंगे। तो सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों के बारे में कुछ हम फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक ऐसे वाणिज्यिक बैंक होते हैं जिसमें सरकार की स्वामित्व 51% या उससे अधिक होता है। और जो सार्वजनिक या पब्लिक कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से ही होती है। सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धाराएं पूरी तरीके से लागू होती हैं, और आरबीआई के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। अब हम समझते हैं कि जो सार्वजनिक बैंक हैं, राइट, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, राइट, या फिर जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो क्या होती हैं। तो सीधे से समझिए, यहां पर मैं आपको बताऊं तो हम यहां पर सबसे पहले जो है ये समझते हैं कारण कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ या निजी क्षेत्र में। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात में हमारे देश में कई निजी क्षेत्र की बैंकें थी, मतलब पब्लिक की जगह पर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स थी। तो हमारे देश में कई कमर्शियल बैंक्स थी जो कि निजी क्षेत्र में कार्य कर रही थी। सरकार ने इन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उनको पब्लिक कमर्शियल बैंक के रूप में उनको घोषित कर दिया। तो दरअसल जो सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक हैं तथा जिनका, राइट, ऐसी बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थी उनका सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है, उनको ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको ही सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। क्लियर। अब हम यहां पर समझते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी।
राइट। तो कारण क्या था वो समझते हैं। देखिए, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कई राजा महाराजाओं के और जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे उनके बैंक हमारे देश में कार्य कर रहे थे। और चूंकि मैंने बताया कि अगर बैंकें शहरी क्षेत्रों में कार्य करेंगी तो उनको फायदा अधिक होगा, इसकी वजह से जो बैंकें हैं वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा शाखाओं को ओपन करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार नहीं करती हैं। इसकी वजह से हमारे देश में क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी, अर्थात जो निजी बैंकें थी, निजी बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर हुआ। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंची ही नहीं। पहला कारण ये था। दूसरी चीज ये था कि हमारे देश में जो 80% पूंजी थी वो निजी बैंकों के पास ही थी, राइट। और 80% बैंक जो पूंजी थी वो निजी बैंकों के पास में थी, और निजी बैंक अपने स्वयं के लाभ के लिए जो है बैंकिंग व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। इससे देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में इनकी भूमिका ना के बराबर थी। तो देश की समझिए, देश की 80% पूंजी देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक लाभ के हित में ही नहीं थी। इसीलिए इस पूंजी का सामाजिक एवं आर्थिक लाभ में योगदान के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राइट। साथ ही साथ तीसरा और सबसे आश्चर्यजनक कारण हो जाएगा, हमारे देश में 80% पूंजी जो थी वो निजी बैंकों के साथ में थी। साथ ही साथ हमारे देश में 1947 से 55 के बीच में बहुत ही कम समय में 300 राइट छोटे बड़े बैंक क्या हो गए, बंद हो गए थे, जिसमें कई लोगों की जमा पूंजी क्या हो गई थी, डूब गई थी। और अगर इसी तरीके से चलता रहता तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से ही क्या होता, भरोसा उठ जाता। और ये बैंक की जो पूंजी डूबने का कारण क्या था, कालाबाजारी और जमाखोरी हो जाएगी। तो निजी बैंकों के माध्यम से कई जो लोग थे वो कालाबाजारी एवं जमाखोरी कर रहे थे, इस वजह से उनको फायदा हो रहा था। और जो बड़े से बड़े बैंक थे वो अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को जो है ऋण दे रहे थे, और साथ ही साथ वो ऋण वापस भी नहीं कर रहे थे। इस वजह से हमारे देश की 80% पूंजी जो थी कालाबाजारी या जमाखोरी के रूप में हमारे जो है कुछ भी काम की नहीं थी। इसीलिए सरकार ने इन बैंकों को देश के सार्वजनिक हित में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। हालांकि इसमें भी बैंकों ने विरोध किया, परंतु इंदिरा गांधी ने, राइट, इंदिरा गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, राइट, उनके कुशल नेतृत्व में देश के 14 बड़े बैंकों का क्या हो गया, विलय हो गया, राइट। और 14 बड़े बैंकों का जो विलय था वो 1969 में इस तरीके से हुआ, और हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई थी। अब दूसरा चीज ये है कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हमें लाभ मिला, तो बिल्कुल मिला है, राइट। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो है महत्व को हम इन बिंदुओं से समझते हैं, या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का परिणाम काफी सकारात्मक रहा। सबसे पहला चीज तो यही था कि निजी क्षेत्र के कई बैंकों में कालाबाजारी एवं जमाखोरी हो रही थी, जिससे उनकी स्थिति ही खराब थी। जैसे ही उनका जो है नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन दुरुस्त हुआ, तो कई बैंकों की स्थिति में सुधार आया। दूसरी चीज यह है कि शाखाओं में विस्तार हुआ, अर्थात वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बड़े जोर शोर से हुई, और ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में बैंकों की शाखाओं में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हुई, जिसको हम इस तरीके से समझते हैं। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब शाखाओं की संख्या कितनी थी, 8000 थी, राइट, जो कि 1990 तक, राइट, 1990 तक जिनकी संख्या में कितनी हो गई, 60,000 हो गई। मतलब अगर हम देखें तो 20 से 25 वर्षों में जो बैंक की ब्रांचेस हैं, उनकी शाखाएं अगर हम देखें तो 7-8 गुना बढ़ गई। और वहीं 2014 तक बैंकों की शाखाएं कितनी हो गई, 1,05,000 हो चुकी हैं, राइट। इससे समझ सकते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो है
बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय समावेशन में अधिक लाभ हुआ है, बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ देश के ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर दुर्गम क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, वहां तक आम जनता की जो पहुंच है वो क्या हुई है, आम जनता की पहुंच सुलभ हुई है और देश के हर एक आय वर्ग का जो व्यक्ति है वह बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विकास हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 43,000 बैंक जो हैं कार्यरत हैं और यह है देश में निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ही महत्व है। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ है, राइट। तो देश में 80% पूंजी जो कि निजी क्षेत्र में थी उसको देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयोगी बनाने हेतु जो प्रथम राष्ट्रीयकरण था, वो प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था, राइट। तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था देश की जो पूंजी है जो कि निजी हाथों में थी उसको सार्वजनिक या जो है सार्वजनिक हित में उसका उपयोग करना, बैंकिंग सुविधा को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 19 जुलाई, ये डेट याद रखें, प्री में पूछी जा सकती है, राइट, कि प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। और 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि जब पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था तो देश के वित्त मंत्री कौन थे या फिर उस समय पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो समझते हैं। पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में, राइट। और इस समय पे भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, वित्त मंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, आरबीआई के गवर्नर एल के झा, दरअसल ये गलत लिखा है यहाँ पर, एल के झा, लक्ष्मीकांत झा, जिसको एल के झा, राइट। तो जब प्रथम बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय पे गवर्नर कौन थे, लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस राष्ट्रीयकरण को एक अध्यादेश के द्वारा जो है लाया गया था, राइट। उस समय पर जो है संसद में ये बिल पास नहीं हो पा रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के माध्यम से ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और 14 बैंकों को जो कि निजी क्षेत्र में थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, राइट। तो ये जो 14 बैंक हैं इनकी सूची को हम देखते हैं। ये 14 बैंक कौन से हैं, तो एक बार आप नाम याद जरूर रखें क्योंकि ये सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है, इसलिए हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ है, क्योंकि 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है यहां पर हुआ है, राइट। तो उन जो है 1969 में जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनमें सबसे पहला हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक हो जाएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। उसके बावजूद भी हमारे देश में कई ऐसे निजी क्षेत्र के बैंक थे जो कि अभी भी जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था और जिनमें अभी भी आर्थिक अनियमितताएं जो हैं उजागर हो रही थी। इस वजह से पुनः दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था और इस समय पर भी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण जो है, बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका उद्देश्य भी था बैंकिंग सुविधा को आम आदमी तक पहुंचाना। और दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। और यह जो राष्ट्रीयकरण था ये भी इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व की वजह से ही हो पाया था। तो 15 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके दौरान ही द्वितीय राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय पर राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी, वित्त मंत्री थे वेंकटरमन और गवर्नर आईजी पटेल थे, राइट। तो ध्यान रखें, जब बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उस समय पे
गवर्नर थे LK झा या लक्ष्मीकांत झा, और जब बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था तब गवर्नर थे IG पटेल। इंदिरा गांधी दोनों बार ही क्या थी, प्रधानमंत्री थी। और द्वितीय राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 6 बैंक कौन कौन से हैं, तो इन 6 बैंक में सबसे पहला हो जाएगा आंध्रा बैंक हो जाएगा, दूसरा विजया बैंक हो जाएगा, तीसरा कारपोरेशन बैंक हो जाएगा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो जाएगा, और पंजाब एंड क्या हो जाएगा, सिंध बैंक हो जाएगा। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, राइट 1980 में किया गया था। क्लियर। अब हम यहां पर समझते हैं स्टेट बैंक को, ताकि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले, राइट, देश में स्वतंत्रता से पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना सन 1806 में की गई थी, जिसका नाम 1809 में कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी 1843 में। और इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को 1921 में किसमें, इंपीरियल बैंक में, ये 1921 है, राइट। तो 1921 में इनकी स्थापना इंपीरियल बैंक के रूप में, या इनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। फिर जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया था, तो चूंकि यह भी निजी क्षेत्र का बैंक था या निजी क्षेत्र की इसमें भूमिका थी, इसीलिए इसके विलय को या इसके राष्ट्रीयकरण के लिए एक समिति स्थापित की गई थी, जिसका नाम था AD गोरवाला। तो ये फैक्ट आप याद रखें, AD गोरवाला समिति की सिफारिश जिसने दी थी 1952 में। तो AD गोरवाला समिति की सिफारिशों पर ही 1 जुलाई 1955 को, कब, 1 जुलाई 1955 को, तो AD गोरवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इंपीरियल बैंक का नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। राइट, तो इस तरीके से यहां पर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी क्या हो गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया था। और जो स्टेट बैंक था, स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, साथ ही साथ हमारे उस समय पे जो रजवाड़े, राज्य रजवाड़ों के जो महत्वपूर्ण बैंक थे, उनको भी SBI के एसोसिएट बैंक के रूप में उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 में। साथ ही साथ प्रमुख जो रजवाड़े बैंक थे, उनको सहायक बैंक के रूप में जो है जोड़ दिया गया था। इस तरीके से जो स्टेट बैंक समूह था, उसमें कितने बैंक थे, 8 बैंक थे। एक तो क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके साथ क्या थे, बीकानेर एवं जयपुर को मिलाने पर, बीकानेर एवं जयपुर को मिलाने पर जो सहायक बैंकों की संख्या कितनी बची, 7 बची। राइट, तो हम यहां पर स्टेट बैंक समूह को देखते हैं। तो स्टेट बैंक समूह में एक तो क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा जो हो जाएगा इसके सहायक बैंक। राइट, तो SBI के सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, सौराष्ट्र, और क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। राइट, तो स्टेट बैंक के ये 7 क्या थे, सहायक बैंक थे। राइट, इनमें से भी जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, इसको 2008 में SBI में मिला दिया गया था। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2009 में SBI में मिला दिया गया। इस तरीके से जो 2009 में एक हो जाएगा SBI, और SBI के बाकी एसोसिएट बैंक कितने बचे, 5। तो जो स्टेट बैंक का ग्रुप कितने का होगा, 6 का हो गया। फिर 1 अप्रैल 2017 को SBI के जो 5 सहायक बैंक थे, साथ ही साथ जो भारतीय महिला बैंक था, इसको भी किसमें मर्ज कर दिया गया, राइट, राष्ट्रीय महिला बैंक। तो ये जो 5 एसोसिएट बैंक थे और राष्ट्रीय महिला बैंक, इन सबको किसमें मिला दिया गया, SBI में मिला दिया गया। और वर्तमान समय में SBI भारत का सबसे बड़ा क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। राइट, अब हम यहां पर राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनका
विलय समझते हैं और साथ ही साथ हमारे देश में जो राष्ट्रीयकृत बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की संख्या 12 है। तो ये संख्या 12 कैसे है इसको भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय। सबसे पहली चीज तो विलय क्यों जरूरी होता है। देखिए, राष्ट्रीय जो बैंक है, बैंकों के विलय का तात्पर्य ये होता है कि जब दो बैंकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जब उनका संचालन है, उनका स्वामित्व है, उनका नियंत्रण आपस में मर्ज कर दिया जाता है, तो उससे क्या होती है, एक नई और मजबूत बैंक बनती है। राइट, तो जब दो बैंकों को मिलाकर एक नई और मजबूत बैंक का निर्माण करते हैं तो उसे ही बैंकों का क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलय का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, अब यदि दो बैंक हैं, दोनों बैंकों की अपनी अपनी शाखाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, यदि दोनों बैंकों को आपस में विलय कर देंगे तो उससे बैंक की पहुंच क्या हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी। साथ ही साथ नए क्षेत्रों में बैंक का विस्तार जो है आसान हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बाजार की हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक फैक्ट याद रखें प्री के हिसाब से, और वो ये है कि भारत में बैंकों के विलय से संबंध में किस धारा के तहत किया जाता है विलय। तो ध्यान रहे, भारत में विलयों से संबंधी जो दिशा निर्देश है वो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 44A के तहत जो है दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब हम जो है भारत में बैंकों का पूरा इतिहास को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हमने देखा था कि शुरुआत में SBI के राइट कितने एसोसिएट बैंक थे, 7, और एक SBI खुद हो जाएगा। इसका मतलब 8 का ग्रुप ये हो जाएगा। फिर 14 बैंक के क्या हुए थे, 1969 में राष्ट्रीयकृत हुए थे, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1980 में। इस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी, 28 थी। फिर क्या हुआ 1969 में, देखिए 1993 में, सॉरी 1993-94 में, तो 1993-94 में जो पंजाब नेशनल बैंक थी, इसमें न्यू इंडिया बैंक का क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। अब आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि वह पहली कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वह थी न्यू इंडिया बैंक। राइट, तो न्यू इंडिया बैंक पहली बैंक थी जिसका जो है मर्ज हुआ था, सॉरी। राइट, तो न्यू इंडिया बैंक पहली बैंक थी जिसका विलय किया गया था। किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। कब किया गया था, 1993-1994 में। इस तरीके से जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनमें से एक की कमी हो गई, अर्थात राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी बची, 27। फिर इसके साथ ही 2004 में जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, उसमें एक अन्य निजी बैंक थी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उसका भी क्या कर दिया, विलय कर दिया गया था। तो यहां पर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं थी। राइट, तो 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय हुआ था। फिर 2008 में हमने देखा था, 2008 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का क्या कर दिया, विलय कर दिया। इसका मतलब नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या 19, और ये जो 8 का ग्रुप था ये बचा 7 का, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 27 से घटकर 26 हो गई। फिर 2009 में SBI स्टेट बैंक ऑफ किसको, इंदौर का क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 27 से संख्या घटकर कितनी हो गई, 25 हो गई। तो 2009 में जो है 2009 में नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कितनी हो गई, 25। अब फिर क्या हुआ, 2004-05 में जो IDBI कंपनी थी, इसने IDBI बैंक का ही क्या कर लिया, विलय कर लिया। दरअसल IDBI एक कंपनी थी, वित्तीय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और ये इसकी क्या थी, पेरेंट कंपनी थी। इसकी पेरेंट कंपनी ने IDBI का क्या कर लिया, विलय कर लिया। तो IDBI कंपनी में IDBI बैंक की जो विलय हुआ था वो 1964 में हुआ था, और इसकी वजह से इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो 50% से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसीलिए ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया। अब बैंकों की संख्या में एक की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 SBI ग्रुप, और एक क्या हो जाएगा, IDBI हो जाएगा। तो बैंकों की
संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। फिर उसके बाद में हमारे देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए 19 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी और इस वजह से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब कितनी हो गई, 27 हो गई, राइट। तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 एसबीआई समूह, 1 आईडीबीआई और 1 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला बैंक हो जाएगा। तो बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। तो इस तरीके से 2013 तक जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी, 27 थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2017 को, कब, 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई के जो 5 सहायक बैंक थे और एक क्या हो जाएगा, भारतीय महिला बैंक है, इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो इससे संख्या कितनी बची, 21 बची, क्योंकि 19 तो क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएंगे, क्लियर। एक जो राष्ट्रीय महिला बैंक थी ये, और 5 क्या हो जाएंगे, सहायक बैंक, अर्थात कितने कम हो गए, 6। तो यदि आप 27 में से 6 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 21 बच जाएंगे। तो 2017 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बची कितनी, 21। उसके बाद में क्या हुआ, सन 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक का भी क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अर्थात 21 से घटकर बैंकों की संख्या कितनी बची, 19 बची। फिर 21 जून, राइट, 21 जून 2009 में फिर एक घटना घटित हुई। 21 जून 2019 में एलआईसी ने जो आईडीबीआई बैंक था उसके शेयर खरीद लिए और इसकी वजह से आरबीआई ने जो आईडीबीआई बैंक है उसको निजी क्षेत्र का बैंक घोषित कर दिया, इसलिए पुनः बैंकों की संख्या एक और कम हो गई, राइट। कितने हो गए, 18। तो यहां पर एलआईसी ने जैसे आईडीबीआई के शेयर खरीदे तो आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, निजी क्षेत्र का बैंक घोषित कर दिया। तो अब पुनः फिर से एक की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 19 से अब कितने बचे, 18। अब ये जो 18 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, इनमें से 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों को 4 बैंकों में क्या कर दिया, इसका विलय कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 बैंक थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, 4 में, राइट। तो 8 तो ये 18 में से 8 ये बचे और 10 के ये 4 हो जाएंगे। तो टोटल जो कमर्शियल बैंक है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या या राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो जाएगी 12, राइट। ये कौन कौन से हैं, तो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय किया गया है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक का और कारपोरेशन बैंक का, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, राइट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक का और कारपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया का, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। इस वजह से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी बची है, 12। अब हम अन्य बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की बारे में पढ़ते हैं। तो अन्य वित्तीय संस्थाएं, इनके बारे में, इनकी स्थापना कब हुई और इनका उद्देश्य क्या है, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो अन्य वित्तीय संस्थाओं में सबसे पहला हो जाएगा आईएफसीआई। आईएफसीआई का पूरा नाम हो जाएगा इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी, राइट। तो भारत में पहली वित्तीय संस्था जिसकी स्थापना हुई थी वो कौन सी थी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह भारत की पहली वित्तीय संस्था थी और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में इंडस्ट्रियल अर्थात औद्योगिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना। 1993 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। दूसरा हो जाएगा यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह पहली निजी क्षेत्र की क्या थी, बैंक थी। ये फैक्ट याद रखें, पहली निजी क्षेत्र की बैंक कौन सी हो जाएगी, यूटीआई हो जाएगी, जो कि 1964 में स्थापित हुई थी। मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है
और इसी ने भारत में पहली बार म्यूचुअल फंड जारी किए थे। वर्तमान में इसका नाम जो है एक्सिस बैंक रखा गया है। अगली हो जाएगी आईसीआईसीआई, राइट। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और प्रारंभ में इसे केवल और केवल विकास बैंक के रूप में ही मान्यता दी गई थी। फिर इसने बैंकिंग सेवाएं देना प्रारंभ किया और आईसीआई बैंक देश का पहला बैंक है जिसने भारत में व्यापक बैंकिंग की शुरुआत की है। अर्थात व्यापक बैंकिंग का जो जनक है वो आईसीआई को माना जाता है। साथ ही साथ यह निजी क्षेत्र का बैंक है और निजी क्षेत्र का बैंक है जो कि एसबीआई के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, राइट। तो निजी क्षेत्र का, राइट, यहां पर एक चीज समझे, यदि सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरे सबसे बड़े बैंक की बात करेंगे तो वो नए मर्जर के बाद में हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक। परंतु यदि निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के संयुक्त रूप से बात करें तो सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, फिर क्या हो जाएगा, आईसीआई हो जाएगा, जिसकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से भी अधिक है और यह प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है। अगला हो जाएगा इंडस्ट्रियल, राइट, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। यहां पर डेवलपमेंट और छूट गया है, तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास, जिसके लिए 1955 में आईडीबीआई की स्थापना हो गई थी। फिर सिडबी, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा 1990 में हुई थी, जिसका उद्देश्य लघु उद्योग को प्राथमिकता देना या ऋण उपलब्ध कराना है। फिर हो जाएगा आईआरबीआई, इंडियन रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो भारतीय क्षेत्र में, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं, औद्योगिक रुग्ण इकाइयों में परिवर्तित हो चुके हैं, उन औद्योगिक रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना के लिए आईआरबीआई की स्थापना हुई थी। इसलिए इसका नाम ही क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और जो रुग्ण इकाइयां हैं उनके उत्थान हेतु इसकी स्थापना की गई थी। फिर हो जाएगा एग्जिम बैंक, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अर्थात एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और जैसा नाम है एग्जिम बैंक अर्थात यह आयात निर्यात को बढ़ावा देता है। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह भारत में बीमा, राइट, बीमा या इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्यशील सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके 600 क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे। फिर हो जाएगा भारतीय साधारण बीमा निगम। तो जनरल इंश्योरेंस जो है साधारण बीमा, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और यह साधारण बीमा के उत्थान हेतु कार्यशील संस्था है। फिर हो जाएगा अगला IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पर ध्यान दें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारत में बीमा या इंश्योरेंस के क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो हो जाएगी IRDA हो जाएगी और यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, हैदराबाद में। अगली हो जाएगी यहां पर नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी और यह एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्या है, सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है और इसने कृषि विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नियामक एवं ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था। प्री के लिए आप याद रखें कि इसने सन 1998-99 में ही KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से हमने देश के राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य बैंकों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।